हेलो दोस्तों, आज मैं डिएटर के अंदर चल के आपको डिएटर के अंदर जो लाइनें आई हुई हैं, कहाँ से आई हैं, कौन सी लाइनें और डिएटर कैसे काम करता है और डिएटर स्टोरेज टैंक में पानी लेवल कितना मेंटेन करते हैं उसके बारे में, और जो हमारा ड्यूरेशन टैंक है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेरे दोस्त, ये हमारा जो टैंक लिटा हुआ टैंक है जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल टाइप में जो टैंक है वो हमारा डिएटर स्टोरेज टैंक है। यहाँ पे क्या होता है, पानी को स्टोर किया जाता है। और उसके बाद मेरे दोस्त ये आप देख रहे हो ऊपर की तरफ बिल्कुल स्टैंड टाइप में जो है, खड़ा टाइप में जो है एक टैंक टाइप में तैयार किया हुआ है, वो जो है टैंक है वो है ड्यूरेशन टैंक। अब ड्यूरेशन टैंक में क्या होता है मेरे दोस्त, डीऑक्सीडाइजेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम और पानी जो हमारा डिएटर के अंदर आता है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। अब चलो जानते हैं मेरे दोस्त कि कैसे काम करता है ये ड्यूरेशन टैंक के में जो डिवाइस लगा हुआ वो कैसे काम करता है। तो मेरे दोस्त आप ये देख रहे हो ना, ये हमारे हाथ से जो हम इसको छू रहे हैं ये है परफोरेटेड ट्रे। ट्रे आप बोल सकते हो इसको छिद्रित तस्तरी, परफोरेटेड ट्रे या छिद्रित तस्तरी। अब ये छिद्रित तस्तरी, इसमें जो होल्स लगे हुए हैं, हमारा जो पानी आएगा, आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर बिल्कुल वहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ साइड में जो है होल्स दिए हुए हैं एकदम ऊपर साइड में। तो वहाँ से बिल्कुल ऊपर एक आता है हमारा डीएम स्टोरेज टैंक से जो है ट्रांसफ़र पंप के माध्यम से डीएम वाटर है, तो वो वाटर जो है हमारा ऊपर आता है, सबसे ऊपर वाले परफोरेटेड ट्रे में जो है गिरता है। उस लाइन में जो हमारा लाइन आता है डीएम वाटर से डिएटर में, वो लाइन जो है हमारे जो वर्टिकल टैंक है बिल्कुल टॉप में जाके उससे जो है कनेक्ट होता है, और वो पानी जो है बिल्कुल ऊपर से जो है ऊपर वाले परफोरेटेड ट्रे के ऊपर ही गिरता है और छिद्रित ट्रे पे ही गिरता है। तो वहाँ पे जो छिद्रित ट्रे है, होल्स लगे हुए हैं, उस होल्स में पानी जो है, पानी हमारा फैल जाएगा और फैल के मेन ट्रे का काम होता है पानी को फैलाना, और फैला के जो है अपना पानी फैला के जो है एक ट्रे से दूसरे ट्रे, दूसरे ट्रे से तीसरे ट्रे में गिराना, अपने आप गिरने लगता है, नीचे की तरफ जो है पानी गिरने लगता है। अब इसको क्यों ऐसा करते हैं, पानी को क्यों ऐसा करते हैं कि ये ट्रे लगा के पानी को फैला के क्यों गिराते हैं। अब समझना मेरे दोस्त, जो हमारा पानी होता है वो फैल जाता है पूरी तरह से, जो है पानी इस ट्रे के चारों तरफ जो है फैल के, नोजल छोटे छोटे ये जो होल्स दिए हुए हैं, नोजल्स दिए हुए, इसमें से हो के गुजरता है, तो पूरा पानी जो है फैल के गिरता है। इसका जो वॉल्यूम, आयतन जो होता है पूरा बढ़ जाता है पानी का। तो होता क्या है मेरे दोस्त, जो स्टीम होता है इस पानी को गर्म करने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि पानी यहाँ पे जो है डिएटर के अंदर पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम किया जाता है स्टीम के टेम्परेचर के माध्यम से। तो होता क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, इसमें जो है डिएटर, ये जो है हमारा एलपी हेडर, लो प्रेशर की जो स्टीम होती है वो एलपी हेडर से जो है ब्लीड करके या जो है स्टीम जो है लेते हैं, या कहीं कहीं पीआरडीएक्स के बाद जो लो प्रेशर का स्टीम बचता है वहाँ से ब्लीड करके, और कहीं कहीं जो है टरबाइन का जो बैक स्टीम होता है, जो है बैक प्रेशर वाला टरबाइन लगा होता है, उसका जो स्टीम होता है एग्जॉस्ट स्टीम जिसे बोलते हैं, उस स्टीम से जो है
उस स्टीम को जो है उस लाइन में जो है ब्लीड लाइन लगा के स्टीम को ब्लीड करा के इस डिएटर टैंक में, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल टैंक है, उस टैंक में जो है पाइप लाइन को टॉप में कनेक्ट करके स्टीम को लेते हैं। तो समझना मेरे दोस्त, अब ये मान लो ये होल्स लगा हुआ है, ये स्टीम एलपी हमारा लो प्रेशर का जो स्टीम है और कम टेम्परेचर का जो स्टीम है, इसमें 220 से 240 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर होता है वो जो है आता है। ध्यान रहे मेरे दोस्त, डिएटर के डिजाइन के हिसाब से डिएटर का प्रेशर और टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है, उस हिसाब से स्टीम का भी प्रेशर और टेम्परेचर जो है एलपी हेडर से या एग्जॉस्ट स्टीम जो है भेजा जाता है। तो यहाँ पे जब स्टीम आएगा मेरे दोस्त, अब यहाँ से स्टीम आएगा, अगर ये परफोरेटेड ट्रे ना लगाए होते तो यहाँ से स्टीम जब आएगा तो यहाँ से हो के जब ऐसे गुजरेगा तो ये परफोरेटेड ट्रे जो लगा हुआ है, अभी आपको जैसा हमने बताया मेरे दोस्त कि इसमें पानी पूरा फैल जाता है। तो जब पानी इसमें पूरी तरह से जब फैल गया है, इस अपना परफोरेटेड ट्रे में नोजल से गिर रहा है, तो यहाँ से जब स्टीम आएगा तो स्टीम भी जब इस परफोरेटेड ट्रे से टकराएगा तो ये सभी नोजल्स में स्टीम जो है होके जाएगा, होके गुजरेगा। अब ऊपर से जो है हमारा फैल के पानी आ रहा है और नीचे से जो है स्टीम जा रहा है, तो स्टीम और पानी आपस में टकरा के जो है, जो स्टीम होता है वो भी वाटर पानी में फॉर्म में मतलब पानी बनने लगता है, जो बिल्कुल शुष्क स्टीम होता है, जो मतलब पानी नहीं बन सकता, वेपर होता है, जो बिल्कुल शुष्क ऑक्सीजन होता है, वो एयर वेंट, ऊपर एक एयर वेंट दिया होता है अपने वर्टिकल ड्रम के ऊपर बिल्कुल एक एयर वेंट दिया होता है, जिसे एयर और नाइट्रोजन गैस वगैरह को जो है निकालने का काम उसी के माध्यम से किया जाता है। उसके माध्यम से जो बिल्कुल जो मतलब कि वाटर नहीं बन सकता उसको जो है एयर वेंट के माध्यम से निकाल देते। तो होता क्या है मेरे दोस्त, अब वाटर फैल गया और स्टीम फैल गया, तो वाटर स्टीम फैलेगा तो ज़्यादा मात्रा में स्टीम के टेम्परेचर को वाटर जो है ऑब्जॉर्व करेगा, खींचेगा और जल्दी से खींच के और वाटर जो है अपने तापमान को या टेम्परेचर को बढ़ा लेगा और जो स्टीम का टेम्परेचर है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, उसके टेम्परेचर को जो है डाउन कर देगा। इसलिए इस परफोरेटेड ट्रे या छिद्रित तस्तरी का जो है डिएटर के अंदर उपयोग किया गया है और इस छिद्रित ट्रे को जो है अंदर लगा के रखने के लिए क्लैंप लगा रखा है। क्लैंप को नट बोल्ट लगा के जो है इसको वेल्डिंग करके जो है अटैच किया गया है अपना वर्टिकल डिएटर से, ताकि जो है इस एक प्रकार से ये रुका रहे जो है हमारा परफोरेटेड ट्रे, और ये जो है एंगल लगा के जो है ये इसकी मजबूती के लिए जो है इसको लगा रखा है। तो मेरे दोस्त ऊपर जो है एयर वेंट का काम होता है एयर को ही रिमूव करना, तो एयर वेंट जो है एयर रिमूव करेगा, बिल्कुल ऊपर साइड में जो है उसको लगा के रखते हैं। अब हमारा जो वाटर होता है, चाहे वो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट से जो है कंडेंसेड वाटर जो स्टीम होता है जाके कंडेंस हो जाता है, उसको डीएम प्लांट पे ले जाके कंडेंसेड वाटर को इकट्ठा करके उसका सिल्का उल्का की मात्रा कम करके वापस जो है कंडेंसेड लाइन भी होता है, वो भी पानी जो है टॉप से ही डिएटर के टॉप से ही डिरेशन टैंक में आएगा और जो है हमारे डिएटर स्टोरेज टैंक यहाँ पे जो है आके इकट्ठा होगा। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि परफोरेटेड ट्रे के बारे में आप समझ गए। तो चलिए आगे हम समझते हैं मेरे दोस्त इस लाइन के बारे में। ये ऊपर से लाइन आई हुई है, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल टॉप से आके बिल्कुल बॉटम में आके, ये बॉटम में आके स्टोरेज टैंक के बॉटम में आके सेटल हो गई है, मतलब कि फिक्स कर दिया गया है, लगा दिया गया है या रख दिया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हो
इस जो पाइप आई हुई है, इस पाइप में जो हेडर दिया हुआ है इसका, इस हेडर में देख रहे हो जगह जगह होल्स दिया हुआ है। ये लाइन जो है मेरे दोस्त, ये जाके जो हमारा लो प्रेशर का स्टीम आ रहा है इसमें, ये डायरेक्ट जो है हम एलपी हेडर से जो ब्लीड स्टीम ले रहे हैं, यहाँ से जो है डायरेक्ट ले रहे हैं। पीसीबी प्रेशर कंट्रोलर वाल जो है स्टीम को कंट्रोल कर रहा है, उस लाइन से हम डायरेक्ट यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ से न लेके जब हम बॉयलर को चलाते हैं, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से अगर लेंगे तो डिएटर के अंदर पानी का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है, और डिएटर में 70% जैसा कि आप जानते हो लेवल मेंटेन करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट जब स्टीम लेंगे और अंदर जो है पानी का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, तो पानी जब गर्म होता है तो उसका जो वॉल्यूम आयतन होता है बढ़ता है, और अगर बढ़ेगा तो जो हमारा डिएटर लेवल है वो अचानक में बढ़ने लगेगा, हैमरिंग भी हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन ना क्रिएट हो, तो यहाँ से पीसीबी से डायरेक्ट ना लेके उस पीसीबी प्रेशर कंट्रोल स्टीम लाइन में ही, जो हमारा एलपी हेडर से लाइन आ रहा है स्टीम लो प्रेशर का डिएटर में, उससे पहले ही एक ब्लीड लाइन और लगा देते हैं। उसी लाइन में जो एलपी हेडर से लो प्रेशर का स्टीम आ रहा है, उसी लाइन में एक ब्लीड लाइन लगा देते हैं, और वही ब्लीड लाइन ये है, और यही ब्लीड लाइन जो है डायरेक्ट हमारा जो हॉरिजॉन्टल ड्रम है, लिटा हुआ जो ड्रम है, उस ड्रम से जो है अंदर ले जाके पूरा हेडर बना के कनेक्ट कर देती है पूरे पानी में, पानी के अंदर। ये पूरे पानी के अंदर ही ये जो हेडर है पूरे पानी के अंदर है, और पूरे पानी के अंदर जो है ये हेडर जो है लास्ट तक दिया हुआ है, इसमें नोजल्स दे दिया है। अब नोजल क्यों दिया है मेरे दोस्त, जब हम इसको चार्ज करेंगे, पर्जिंग करना होता है, तो इसका जो हम इसका वाल जब खोलेंगे, इसका ब्लीड वाल जब खोलेंगे, तो ये होता क्या है मेरे दोस्त, जो हमारा लो प्रेशर का स्टीम लाइन से जो ब्लीड करके स्टीम लिए हुए हैं, ये होता क्या है मेरे दोस्त, ये पूरे वाटर के अंदर ये स्टीम जो है फैल के जाएगा। तो सबसे पहले जो है पूरे वाटर को गर्म करेगा, और जब गर्म करता है तो ये वाटर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है, और उस कंडीशन में हमारा जितना डिएटर का एक निश्चित टेम्परेचर होता है उतना जब मेंटेन हो जाता है, फिर हम जो है इस ब्लीड लाइन को बंद करके इसके माध्यम से जो है स्टीम को लेना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो है हम डिएटर को एक प्रकार से चार्ज करते हैं, डिएटर के अंदर जो पानी है उसको चार्ज करते हैं। तो ये डिएटर के एलपी लो प्रेशर स्टीम लाइन से जो ब्लीड लाइन है उसको वाटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जिस समय डिएटर को चार्ज करते हैं उस समय जो है इसका हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं। और उसके बाद मेरे दोस्त, इसके बारे में आप समझ ही गए हो, ये हमारा जो दिया हुआ है अपना जो एलपी हेडर से या एग्जस्ट स्टीम जो टरबाइन से आता है लो प्रेशर का, उस वही स्टीम जो है ये डिएटर के अंदर एक पीसीबी प्रेशर कंट्रोल वाल लगा हुआ है, उसके माध्यम से जितना स्टीम जो है डिएटर में देना है, जितना डिएटर का प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करना है, प्रेशर अगर बढ़ाना है तो स्टीम और बढ़ा देंगे, स्टीम का प्रेशर बढ़ा के यहाँ से भेजेंगे, जितना केजी का भेजना है बढ़ा के भेजेंगे, डिएटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। घटाना है तो इसी के माध्यम से कम स्टीम भेजेंगे अपना पीसीबी के माध्यम से, तो जो है पीसीबी लाइन के माध्यम से, तो इसका प्रेशर अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से जो है हमारा स्टीम जो है इन करता है। उसके बाद मेरे दोस्त चलिए समझते हैं अपना मेन होल। ये हमारा जो है मेन होल है जिसके माध्यम से हम अंदर आए हैं। एक प्रकार से एक्सपेंशन डोर भी है, या आप कह सकते हैं निरीक्षण डोर। इसके माध्यम से हम इसको खोल के डिएटर के अंदर जो है क्या प्रॉब्लम हो रहा है या क्या निरीक्षण करना है, देखना है, तो उसके माध्यम से जो है हम इसके माध्यम से जो है देख लेते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे एक मैकेनिकल सील भी नीचे जो है लगाते हैं, लेकिन इसमें मैकेनिकल सील अभी नहीं दिया हुआ है। ये ओवरफ्लो लाइन आप कह सकते हैं इसको। ये डिएटर का जो है ओवरफ्लो लाइन है। जब डिएटर का लेवल डिएटर के अंदर, डिएटर स्टोरेज टैंक के अंदर पानी का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में जैसे पानी का लेवल इससे ऊपर होने लगेगा तो ये पानी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि डिएटर का लेवल हम 70% मेंटेन करते हैं, 72-75 तक मेंटेन करते हैं। तो उससे जब ऊपर होने लगेगा तो ये ओवरफ्लो लाइन जो है सीधा फ्लैश टैंक में या फिर इस लाइन को कहीं कहीं स्टोरेज टैंक में ले जाके अटैच कर देते हैं, या फिर और अन्य जगह ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो पानी है सीधा फ्लैश हो जाएगा। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, अब डिएटर का लेवल समझना मेरे दोस्त, यहाँ से जो जा रहा है उसके नीचे एक डबल, इसी लाइन में ओवरफ्लो लाइन में बाहर साइड डबल एक्टिंग एक्टिट्यूटर लगाते हैं। वो एक प्रकार से अपने आप ऑटो में, जैसे डिएटर का लेवल हाई होगा वो अपने आप जो है ओपन हो जाएगा और ओपन होके पानी को ड्रेन कर देगा। अब समझना मेरे दोस्त, जब लेवल हाई होगा, बड़े ध्यान से समझना, तो अचानक में जब ये हमारा डबल एक्टिंग एक्टिट्यूटर ओपन हो जाएगा या फिर वाल अपने आप खुल जाता है, या नीचे जो मैकेनिकल सील होता है वो सील के माध्यम से जो है पानी डायरेक्ट जब निकलने लगता है ओवरफ्लो वाला, तो पानी जैसे ड्रम भरा हुआ है हमारा डिएटर स्टोरेज टैंक पूरी तरह से भर गया है, तो भरेगा, अचानक में जब खाली होगा तो वैक्यूम क्रिएट करने लगता है। समझना, वैक्यूम मतलब कि वह स्थान जहाँ पे बिल्कुल खाली हो, जहाँ पे एयर की मात्रा पूरी तरह से ना हो, उस स्थान को वैक्यूम स्थान कहते हैं। तो जब यहाँ पे पूरी तरह से पानी भर गया था और जब अचानक में ये ओवरफ्लो लाइन के माध्यम से ये खाली होने लगा, तो ऊपर जब खाली होने लगा तो ऊपर की तरफ जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया, वो खाली हो गया पूरा, वहाँ जो एयर वेयर था सब मतलब कि पूरी तरह से यहाँ से के माध्यम से निकलने लगा, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो उस वैक्यूम को तोड़ने के लिए, उस खाली स्थान को तोड़ने के लिए, या वैक्यूम ब्रेकर को, वैक्यूम को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए वैक्यूम ब्रेकर, यहाँ पे एक वैक्यूम रिलीफ वाल लगाते हैं। ये लाइन जो गया हुआ है उसके ऊपर एक वैक्यूम रिलीफ वाल लगा रखे हैं, तो यहाँ पे, या वैक्यूम ब्रेकर वाल कह सकते हो। तो वो जो है वैक्यूम को जो है तोड़ने का कार्य करता है। जब हमारे डिएटर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करेगा या डिएटर लेवल अचानक में डाउन हो जाए तो अपना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। शक हमारा फीड पंप सेक्शन में जब शक करता है, उस कंडीशन में जो है हमारा जो है डिएटर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। तो यहाँ से जो है अपना जो है वैक्यूम ब्रेकर जो है वैक्यूम रिलीफ वाल्व के माध्यम से जो है वैक्यूम को ब्रेक किया जाता है और वैक्यूम जो है ब्रेक हो जाता है। अब चलिए मेरे दोस्त आगे समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो अभी हमारा वाल सीट जो है प्रेशर रिलीफ वाल लगा हुआ है, उसका वाल सीट पूरी तरह से बैठा हुआ है, ये बंद है। तो इस लाइन को जो है ले जाके इस होल को जो है प्रेशर रिलीफ वाल से जो है अटैच कर दिया गया है। ये कब काम करता है? जब डिएटर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब डिएटर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व, जितना हम प्रेशर रिलीफ वाल्व को डिजाइन किए हैं कि 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg पे मतलब तुरंत रिलीफ हो जाए और अपना बैठ जाए, जब इसका जितना प्रेशर पे बैठना बैठ जाए, वो रिलीफ करके जो है बैठ जाता है। तो उस कंडीशन में जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है खुलता है। तो यहाँ पे जो है उस होल्स को दिया गया है कि स्टीम के प्रेशर को जो है डिएटर के प्रेशर को जो है रिलीज करने के लिए जो है यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व ऊपर अटैच किया गया है। और ये प्रेशर रिलीफ वाल्व से जो हमारा यहाँ से जो प्रेशर रिलीफ होगा उसका होल दिया हुआ है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे जो दिया हुआ है ये प्रेशर गेज के लिए कि हमारा डिएटर का जो प्रेशर है उसको जो है बताएगा कि डिएटर का कितना प्रेशर है।
अब आगे एक चीज़ और दिया हुआ है मेरे दोस्त, चलिए समझते हैं। ये 4 लाइनें आई हुई हैं, 1 2 3 4। तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं, मान लो 2 ही लाइनें हैं। अब ये 4 लाइनें किस चीज़ का दिया हुआ है, और चारों लाइनों में आप जैसा कि देख सकते हैं होल्स दिया हुआ है। ये भी डिएटर के हॉरिजॉन्टल टैंक से ही टॉप में ही कनेक्ट है, स्टोरेज टैंक से ही कनेक्ट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 फीड पंप हैं। तो फीड पंप में आपने देखा होगा या हम जानते हैं कि बैलेंसिंग लाइन और एक होता है ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन लाइन, जो ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन वाल्व से कनेक्ट होता है। तो चलिए जानते हैं इस लाइन का प्रयोग क्यों किया जाता है और ये लाइन डिएटर से क्यों अटैच किया गया है। मान लो कि ये ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन लाइन है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन वाल्व से फीड पंप का जो डिस्चार्ज लाइन होता है, उस लाइन में पानी को जाने से पहले सेक्शन डिस्चार्ज नोजल से ऊपर एक ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन वाल्व को अटैच किया जाता है। उसका मेन काम जो होता है, जब हम फीड पंप को लाइन में लेते हैं, फीड पंप को हम चलाते हैं, तो उस कंडीशन में वो फुल आरपीएम पे नहीं चलता कि डायरेक्ट हमारा स्टीम ड्रम को पानी पहुंचा सके। वो तो पहले 1000 500 700 800 फिर मतलब कि 2885 आरपीएम, जितने परसेंट पे आरपीएम पे चलना है, जितने परसेंटेज पे चलना है, उतने परसेंटेज पे आ जाती है। तो कुछ समय तक जो हमारा इम्पेलर होता है, लो प्रेशर का जो वाटर क्रिएट करता है कि हमारा ड्रम तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो एक निश्चित प्रेशर पे जो हमारा ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन वाल्व होता है, वो एक निश्चित प्रेशर पे डिजाइन होता है। वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारा वाटर का प्रेशर जो है, वाटर के अंदर जो पानी है वो डिएटर स्टीम ड्रम के अंदर नहीं पहुंच जाए। तो जब हमारा फीड पंप चलेगा तो वो कुछ ना कुछ वाटर के अंदर प्रेशर के साथ पानी को ऊपर ढकेलेगा, और उस पानी को अगर हमारे स्टीम ड्रम में पानी नहीं जा रहा है, डिस्चार्ज लाइन में जाके स्टीम ड्रम के अंदर पानी नहीं जा रहा है, तो उस पानी को निकालने के लिए लाइन तो चाहिए। तो ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन वाल्व में ही एक लाइन अटैच कर दिया गया है, जिसका नाम ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन लाइन दिया गया है। वह लाइन जो है ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन लाइन को लाके अपने डिएटर स्टोरेज टैंक से अटैच कर दिया गया है। अब होता क्या है कि हमारा फीड पंप जो है डिएटर से सक करके पानी को सेक्शन से लेके, और जब लाइन में लेते हैं, डिस्चार्ज में पानी जो है डिस्चार्ज नोजल के माध्यम से स्टीम ड्रम में भेजेगा। तो उस समय जब लाइन में लेते हैं तो वो जो हमारा कम प्रेशर का वाटर होता है, वो लगातार जो है यही ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन लाइन में आता है। और जब पूरा प्रेशर बन जाता है तो वो जो हमारा वाल्व होता है, ऑटोमेटिक रीसर्कुलेशन लाइन वाला वाल्व अपने आप बंद हो जाता है, और डिस्चार्ज में पानी जो है, डिस्चार्ज लाइन में पानी जाने लगेगा, और जो है स्टीम ड्रम के अंदर पानी अपने आप पहुंचने लगता है। तो इस लाइन का काम ये होता है कि फीड पंप का जो ऑटोमेटिक रीसर्कुलेट वाला पानी है, वो पानी जो है, डिस्चार्ज वाला जो पानी आ रहा है अपना, वो पानी लगातार डिएटर के अंदर आएगा, डिएटर स्टोरेज टैंक के अंदर आएगा, और जो है डिएटर में जो अपना डाउन कमर पाइपलाइन है, उसके माध्यम से फीड पंप के सेक्शन में पानी जो है जाता रहेगा। तो ये इस लाइन का प्रयोग हमारा यही किया गया है, जो पानी है वो हमारा जो है डिस्चार्ज का जो पानी है वो लगातार इसमें आता रहे और जाता रहे। जब पूरा ड्रम में पानी जाने लायक, स्टीम ड्रम में पानी जाने लायक हो जाएगा, तो ये वाल्व बंद हो जाएगा और हमारा फीड पंप जो है पानी सीधा स्टीम ड्रम को देने लगेगा। अब कितना पानी देना है, कितना फ्लो रखना है, वो जो है हमारा एफसीवी अपने आप मेंटेन करता है। तो एक चीज़ और समझना,
ये ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन फ्लो को कम ज़्यादा नहीं करेगा कि कहीं कोई कहता है कि पानी का स्टीम वाटर का फ्लो बढ़ जाता है तो जो एक्स्ट्रा फ्लो होता है ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल में लाइन में आके जो है डिएटर में आ जाता है, ये काम नहीं करता। उसका अगर फ्लो प्रेशर हमारा फीड पंप का जो है फ्लो बढ़ाना है घटाना है कि वो काम जो है हमारा एफसीबी अपने आप मेंटेन करेगा कि ड्रम लेवल को कितना मेंटेन करना है कितना नहीं मेंटेन करना है, क्योंकि जितना प्रेशर स्टीम ड्रम में जाने के लिए पानी का चाहिए उतना प्रेशर के साथ हमें फीड पंप को चलाना ही उतने आरपीएम पे और उतना प्रेशर जो है फीड पंप को क्रिएट करना ही पड़ेगा। और जो फ्लो देना है वो कम देना है कि ज़्यादा देना है वो हमारा एफसीबी अपने आप मेंटेन करता रहता है। ऑटो में अगर हम उसको डाल देते हैं, मैनुअली भी कहीं कहीं चलाते भी हैं। अब उसके आगे मान लो हमारे पास यहाँ पे तो चलो 2 फीड पंप है, इसीलिए 2 ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन और 2 जो है बैलेंसिंग लाइन दिया हुआ है। लेकिन चलो हम मान लेते हैं ये हमारा बैलेंसिंग लाइन हो गया। आशा करता हूँ ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन के बारे में आप समझ गए होंगे। ये अंदर की तरफ देख रहे हो कितना, लगभग 1.5 फीट अंदर मतलब डाल के और नोजल बना रखा है, पानी मतलब कि पूरा स्प्रे होके जाए। और उसके बाद मेरे दोस्त आप ये देख सकते हो, मान लो ये हमारा बैलेंसिंग लाइन है, डिएटर स्टोरेज टैंक में ही अटैच है। ये भी फीड पंप के जो डिस्चार्ज नोजल होता है उसके पास ही बैलेंसिंग डिस्क होता है। बैलेंसिंग डिस्क से ही बैलेंसिंग लाइन को अटैच किया जाता है, समझना। बैलेंसिंग लाइन को अटैच किया जाता है। बैलेंसिंग लाइन को लीक ऑफ लाइन भी बोलते हैं, समझना। लीक ऑफ लाइन क्यों बोलते हैं? जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर के साथ पानी जो है स्टीम ड्रम के अंदर जा रहा है उसी से थोड़ा सा प्रेशर लीक करा के, पानी का प्रेशर लीक करा के बैलेंसिंग लाइन में दिया जाता है फीड पंप को बैलेंस करने के लिए। ध्यान देना, कोई भी चीज़ अगर फोर्स के साथ ऊपर की तरफ हमारा इम्पेलर घूम रहा है, पानी ऊपर फेंक रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर बैक भी मारेगा। जो प्रेशर बैक मार रहा है वो प्रेशर बैक अगर मारेगा तो पानी आगे पीछे होगा, तो वो पानी हमारे इम्पेलर को भी ख़राब कर सकते हैं। उसी पानी को जो है निकालने के लिए बैलेंसिंग लाइन का प्रयोग किया गया है। और जो बैलेंसिंग डिस्क से कनेक्ट है वो जो है फीड पंप के बैलेंसिंग डिस्क वाली जो लाइन आई हुई है वो डिएटर के स्टोरेज टैंक में लाइन आई हुई है। इसी लाइन को हम बैलेंसिंग लाइन कहते हैं। फीड पंप के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, इम्पेलर फीड पंप का ना खराब हो उसको बनाए रखने के लिए बैलेंसिंग लाइन का प्रयोग किया गया। ये लगातार जो है रनिंग में रहता है, ये लगातार जो है हमारा चलता रहता है। पानी का जो प्रेशर होता है आता रहता है। सेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर जो है बैलेंसिंग का होता है। उसके बाद मेरे दोस्त आप ये देख रहे हो, ये हॉरिजेंटल जो ड्रम है, ये हमारा ड्रम जो है हॉरिजेंटल है, लिटा हुआ है। उसकी मजबूती के लिए इस प्लेट को जो है काट के चारों तरफ से अटैच किया गया है। कभी कभी अगर मान लो वैक्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए तो वो पिचकाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जब सपोर्ट रहेगा तो पिचकाएगा नहीं। वैसे इतना वैक्यूम क्रिएट नहीं होता डिएटर के अंदर। तो इस वर्टिकल ड्रम के मजबूती के लिए इस रिंग प्लेट का प्रयोग किया गया है। ये रिंग प्लेट जो है चारों तरफ से हॉरिजॉन्टल ड्रम को जो है पकड़ के रखा हुआ है। उसके बाद मेरे दोस्त चलिए समझते हैं। यहाँ पे 2 होल्स दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है होल्स और एक होल्स दिया हुआ है ये दोनों होल्स जो है इसमें जो है पानी का जो बाहर हम मैनुअली वॉच करते हैं, ट्यूबुलर गेज ग्लास लगा देते हैं, कहीं लेवल इंडिकेटर लगा होता है, कहीं रिफ्लेक्टिव गेज ग्लास लगा होता है। डिएटर में ज़्यादातर ट्यूबुलर गेज ग्लास ही लगाते हैं। तो उसको देखने के लिए
यहाँ से और यहाँ के बीच में 50%, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर 70%, इसके ऊपर 100% ट्यूबुलर गेज ग्लास लगाते हैं ना, कि एक तो 25 से लेके 70% तक दिखाएगा, एक 70 से लेके 100% तक डिएटर का लेवल दिखाएगा। तो इसके माध्यम से जो है पानी हमारा बाहर एक पोर्ट बनाया हुआ है, पोर्ट में जाएगा, और पोर्ट से ही जो है हमारा वाटर कॉक, ड्रेन कॉक, स्टीम कॉक लगा के उसमें ट्यूबुलर गेज ग्लास लगा के अटैच कर देते हैं। उसमें जो है ट्यूब में जो है डिएटर का लेवल बताएगा, और उसके बाद उसी से जो है अपना लेवल ट्रांसमीटर भी अटैच कर देते हैं। तो यहाँ से जो है पानी के लेवल को चेक करने के लिए एक प्रकार से ये लाइनें जो है दिया हुआ है, यहाँ से और यहाँ से दोनों से जो है पाइप ले जाके एक पोर्ट में अटैच कर देते हैं। पोर्ट इसी तरह पोर्ट होता है, आप जो देख रहे हो इसी तरह पोर्ट होता है, और उसी में पानी रहेगा, और उसी से जो है गेज ग्लास वगैरह को अटैच कर देते हैं। और उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये दोनों जो है ये हमारा जो लो प्रेशर का स्टीम है, स्टीम लाइन से जो स्टीम आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पे पीसीबी के माध्यम से, पीसीबी से पहले एक ब्लीड लाइन भी दिया हुआ है, उसी लाइन में वही लाइन जो है ये आ रहा है, उसी के सपोर्ट के लिए जो है ये एक जो है अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगा रखे हैं। उसके बाद मेरे दोस्त समझना, आप देख सकते हो एक ये होल्स दिया हुआ है डिएटर के अंदर, और एक होल्स दिया हुआ है, ये देख रहे हो तो मेरे दोस्त समझना बड़े ध्यान से। ये होल्स जो दिया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल ड्रम का जो होल्स है, ये वर्टिकल ड्रम में जाके दूसरे एक वहाँ भी होल दिया होगा, उस होल में बाहर से पाइप गई हुई कनेक्ट है। और यहाँ इस साइड भी यही काम इसका हुआ है कि यहाँ से भी एक पाइप जाके ये हॉरिजॉन्टल ड्रम में ये होल्स दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल ड्रम से ये वर्टिकल ड्रम में ऊपर जो है जाके पाइप जो है वर्टिकल ड्रम से जो है कनेक्ट है। अब चलिए इस होल्स का क्या काम है और इस लाइन का क्या काम है, इसके बारे में समझते हैं। ये क्या काम करता है, इसमें जो है होल्स में प्रेशर बैलेंसिंग लाइन कनेक्ट होता है, दोनों साइड जो है ये लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल ड्रम और वर्टिकल ड्रम समझना मेरे दोस्त, डिरेशन टैंक और डिएटर स्टोरेज टैंक, डिरेशन टैंक और डिएटर स्टोरेज टैंक के प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए जिस लाइन को हम डिएटर और डिरेशन टैंक से अटैच करते हैं, उस लाइन को हम प्रेशर बैलेंसिंग लाइन कहते हैं। इतना तो डाउट्स क्लियर हो गया मेरे दोस्त। ये दो होल्स दिए हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल ड्रम में दे दिया है, और ऊपर जो है वर्टिकल ड्रम में जो है ले जाके कनेक्ट किया है। यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है, दोनों जो है अपना ऊपर भी मेंटेन करेंगे प्रेशर को। उसके बाद मेरे दोस्त चलिए जानते हैं, ये लगा हुआ है सपोर्ट, और सपोर्ट में जो है दिया हुआ है यू क्लैंप में दिया हुआ है। आप देख सकते हो ये बोल्ट आप देख रहे हो, ये बोल्ट जो है ये पाइप जो आया हुआ है लो प्रेशर का ब्लीड स्टीम डिएटर के स्टोरेज टैंक के अंदर जो वाटर होता है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हेडर दिया हुआ है, इस हेडर को आगे पीछे ना हिले उसके लिए हम यू क्लैंप का प्रयोग कर रखे हैं। और यू क्लैंप को टाइट रखने के लिए और इस हेडर को जो इसमें स्टीम आ रहा है, इस ब्लीड स्टीम हेडर को जो है पकड़ के रखने के लिए जो है सपोर्ट लगा रखे हैं, और सपोर्ट से जो है सपोर्ट में ही क्लैंप को अटैच कर रखे हैं।
और यू क्लैंप के अंदर जो है पाइप इस हेडर को जो है ले जाके लास्ट तक जो है लगा रखे हैं। और जो है आप देख सकते हैं 1 2 3 4 सपोर्ट जो है ये जो हमारा पर्जिंग स्टीम लाइन है, एलपी स्टीम लाइन, वाटर को जब चार्ज करते हैं, डिएटर को जब चार्ज करते हैं उस कंडीशन में प्रयोग करते हैं, इसमें देख रहे हो आप सपोर्ट कर लगा रखे हैं। उसके बाद मेरे दोस्त आप समझना बड़े ध्यान से, आपको दिखाता हूँ। ये है, आप देख रहे हो, आपको नाप के दिखा देता हूँ, फीता नहीं लाया हूँ। ये होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स पहले समझना है कहाँ। ये हमारा जो डिएटर का स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक के बॉटम में सटल है। ये डाउन कमर पाइप लाइन है। ये डाउन कमर पाइप लाइन जो है डिएटर स्टोरेज टैंक के बॉटम में जो है अटैच कर रखा है। यह पाइप लाइन जाके फीड पंप के सेक्शन नोजल से जो है अटैच है। इसी में मेरे दोस्त स्टैनर का भी प्रयोग करते हैं इसी लाइन में। और ये मेरे दोस्त क्या होता है, इस लाइन के माध्यम से हमारा पानी जो है फीड पंप के सेक्शन में सक करता है। ध्यान रहे मेरे दोस्त, इसमें जो हमारा लेवल कंट्रोल वाल लगा होता है, प्रेशर कंट्रोल वाल, जो स्टीम आ रही है हमारा डिएटर के अंदर प्रेशर कंट्रोल वाल लगा होता है, और कहीं कहीं एमओबी वगैरह लगा होता है। उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, पहले इस पाइपलाइन को समझना। अब ये डाउन कमर पाइपलाइन जो है ड्रम के नीचे अटैच तो कर रखा है, देखना, लेकिन बिल्कुल बॉटम में प्लेट से अटैच नहीं कर रखा है। ये प्लेट से कम आप देख सकते हैं 7 से 8 इंच जो है ऊपर लगा रखा है। इसमें पॉइंट है, समझना आप बड़े ध्यान से। इसको 7 से 8 इंच ऊपर क्यों दिया हुआ है? जो सिलिका सैंड या हार्डनेस, पानी के अंदर जो कठोर तत्व होता है, या मान लो पानी के साथ कोई पत्थर, रोड़ा पत्थर आ गया, मान लो जैसे ये हो गया, आप देख रहे हो मेरे दोस्त, ये मिट्टी धूल प्रदूषण है, ये बड़े तत्व है ना, ये कठोर तत्व है। ये जो है इस पाइपलाइन के अंदर जो फीड पंप के सेक्शन से कनेक्ट है, डाउन कमर, डिएटर के डाउन कमर पाइप लाइन में ना जाए, उसके लिए हम डिएटर स्टोरेज टैंक में थोड़ा सा जो है पाइप को ऊपर रखते हैं। जो हमारा सिलिका, हार्डनेस, कठोर तत्व जो होता है वो बॉटम में सेटल हो जाए। जो कठोर तत्व होगा वो देख रहे हो आप, ये बॉटम में सेटल हो गया, ये भारी कण है, ये नीचे ऐसे गिर जाएंगे, ऊपर से भी आएगा तो देखो ये नीचे की तरफ गिर रहा है। और पानी जो है हमारा साफ जो जल होता है, प्योर वाटर जो होता है, वो प्योर वाटर जो है इससे ऊपर ही निकल जाए, इस पाइप में जो है हमारा ये कठोर तत्व ना जाए। एक चीज़ और मेरे दोस्त समझना, इसको ऊपर रखने का और क्या वजह है? अगर हमारा ये जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं, या सिलिका सैंड है, या पानी के साथ जो इम्प्योरिटीज आ रहा है, वो अगर इस के अंदर जाता है तो नीचे लगा होता है फीड पंप के पास सेक्शन में स्टैनर दिया होता है। स्टैनर हमारा चोक हो जाएगा, और स्टैनर अगर चोक हो गया तो पानी जो है हमारा फीड पंप के अंदर सेक्शन में जाएगा नहीं, और सेक्शन में पानी नहीं जाएगा तो सेक्शन जो है हमारा छोड़ देगा तुरंत। और इस करके जो है ये जो है भारी कण ना जाए पानी में, हमारा छन्नी जो होता है, स्टैनर को छन्नी भी बोलते हैं, छन्नी चोक ना हो, इसके लिए भी एक प्रकार से इसे ऊपर की तरफ उपयोग किया गया है। और मेरे दोस्त एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो, ये होल्स दिया हुआ है। ये जो होल्स दिया हुआ है ये डिएटर का ड्रेन लाइन है। वाटर का, डिएटर वाटर को जो है ड्रेन करने के लिए डिएटर वाटर ड्रेन लाइन का प्रयोग किया गया है। और यह काम कैसे करता है?
जब वाटर को ड्रेन करना होता है डिएटर के अंदर से उस कंडीशन में, या फिर हम इसमें जो ये हार्डनेस वगैरह है, ये कठोर तत्व है, ये धूल मिट्टी कण है, इसको अगर हम फ्लैश करते वक्त, डिएटर को फ्लैश करते वक्त ये ड्रेन लाइन ओपन करेंगे तो ये जो मिट्टी वगैरह है सब इसी के माध्यम से निकलेगा। तो ये ड्रेन लाइन का प्रयोग किया जाता है डिएटर को ड्रेन करने के लिए। और एक चीज़ और समझना बड़े ध्यान से मेरे दोस्त, डिएटर के अंदर एक केमिकल डोज करते हैं। इसमें केमिकल डोजिंग पाइपलाइन नहीं दिया हुआ है, वो इसमें जो है अपने जो ये पानी जाएगा फीड पंप के सेक्शन में, उसी लाइन से जो है अटैच कर दिया गया है। वो क्या होता है, वो उसे बोलते हैं केमिकल डोजिंग पाइपलाइन। वो जो होता है इसी पाइपलाइन की तरह होता है, पूरा लास्ट तक जो है वो डिएटर के अंदर रहेगा और उसमें जो है लो प्रेशर की डोजिंग करते हैं, जिसे हम हाइड्राजीन कहते हैं। उसमें भी ऐसे ही नोजल दिया रहेगा, वो पूरा पानी के अंदर जो है केमिकल डोज करेगा। हाइड्राजीन जब आएगा तो होता क्या है मेरे दोस्त, जब स्टीम और पानी आके आपस में टकराता है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। पानी का टेम्परेचर अगर 105 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो अपने आप केमिकल रिएक्शन जो होता है हाइड्राजीन, वो होता है N2H4। H4 जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन, आप कह सकते हो O2, जिसका अणुभार 16 होता है और परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है। ये जो है आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 और अणुभार जो है 2 के करीब होता है शायद, तो ये जो है क्या होता है आपस में H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके H2O जल बना लेते हैं। और जो N नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रस जो होता है, वो जो है एयर वेंट के माध्यम से जो है नाइट्रोजन गैस ऊपर एयर वेंट लगा होता है वो रिमूव कर देता है, निकाल देता है। एक चीज़ और आपके मन में आता होगा मेरे दोस्त कि ऑक्सीजन को क्यों रिमूव कर रहे हैं और केमिकल की क्यों डोजिंग कर रहे हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, पानी में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो जो हमारे बॉयलर के अंदर ट्यूब्स है वो भी जो है कार्बन, क्रोमियम, मिलबिडिनम, इन्हीं सब चीज़ों से बने होते हैं। तो वो आयरन के साथ रिएक्शन करके जो है वो कोर्जन क्रिएट करेंगे। इसीलिए जो है ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए केमिकल की डोजिंग डिएटर के अंदर भी करते हैं, स्टीम ड्रम में भी करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त आपको डिएटर के बारे में, अंदर के बारे में भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे और थोड़ा सा बेसिक भी नॉलेज आपको मिला होगा। एक और मेरे दोस्त आप समझना, यहाँ पे एक दिया हुआ ये फ्लोट, ये बाहर ल्यूकान का लिमिट स्विच लगा हुआ है। जब डिएटर का लेवल बिल्कुल जो है डाउन होने लगेगा तो उस कंडीशन में ये लिमिट स्विच काम करता है। ये जो है वहाँ पे DCS लगा हुआ है, DCS पे PLC लगा हुआ है, PLC पे जो है तुरंत जो है अपना बताने लगेगा और जिस पार्ट्स को ट्रिप करना है वो ट्रिप होना शुरू हो जाता है। जिस पार्ट को चलाना होता है वो चलना शुरू हो जाता है, अपने आप काम करता है। ये है लिमिट स्विच। ये जो है डिएटर के लिमिट को, जब लिमिट ज़्यादा कम होने लगेगा उस कंडीशन में ये जो है बताएगा, लिमिट को बताएगा। और हमारी जो है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और वीडियोस को सपोर्ट करें।